तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे महान हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जिनका इंडस्ट्री में बहुत छोटे काम से उन्होंने शुरुआत किया। छोटा काम भी नहीं कर सकता मैं, एक लाइट मैन से शुरुआत किया था यहां से और आज एज ए कैमरामैन बहुत हाइट पे पहुंच गए। दोस्तों जिनका नाम है हरीश जी। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हरीश जी मैं आपको तब से जानता हूं, आपकी जर्नी को तब से जानता हूं कि मैं आपने बहुत ज़मीन से शुरुआत किया। बोलते हैं ना कि आपने यहाँ से शुरुआत कर, आज आप यहाँ पे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आप मुझसे मिलने आए। मुझे लगा कि आपकी जर्नी क्यों ना हम लोगों को बताएं, क्योंकि प्रेरणा इसी से मिलती है। गलत, हम भी गांव से आए और आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर आपने हमारी जर्नी को भी देखा है कि हम असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो आप भी उस समय लाइट मैन थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज हम भी डायरेक्टर, आज हम लोग दोनों लेकर अच्छे मुकाम पे अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो विजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपके चैनल पे लाने के लिए, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी आपको एज ए कैमरामैन कितनी फिल्में आपने किया, उसके बारे में कुछ बताएं। सर 2000 से तो मैंने करियर स्टार्ट किया था। 2005 तक मैं लाइट्स और वीडियो सीरियल पे काम कर रहा था। उसके बाद 2007 में बॉस के साथ स्टार्ट किया, महेश सर जी के साथ हमारे। तो 2009 तक मैंने उनके साथ असिस्ट किया और 2010 में मुझे मेरी पहली फिल्म निर्वाणा 13 मिली, जिसमें मैंने अपना पहली बार एज ए लाइट से जो एक सफ़र स्टार्ट हुआ था उसको मैं जब कैमरे के पीछे से किया तो वो मेरा जो जॉब जिसको मैं करता था मैंने उसमें लाइट को संवारा। उसका फल ये मिला कि मेरी पहली ही फिल्म को बेस्ट एक्सीलेंस का अवार्ड मिला। क्या बात है। अमेरिका लॉस एंजल्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड मिला। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन 3 जगह और फिल्म रिलीज हुई और सब जगह से अवार्ड लेके आई। ये मेरी पहली फिल्म थी। क्या मतलब पहली फिल्म और अवार्ड ही अवार्ड, क्या बात है, वेरी गुड। और सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले उसको। हाँ। उसके बाद में सेकंड फिल्म संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन की फिल्म थी सीरीन फरहाद की निकल पड़ी, जो मेरे बॉस महेश आने जी उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया और मैं उसमें गया। तो उस फिल्म में मुझे सेकंड कैमरा ऑपरेट करने मिला। क्या बात है। तो बुमन ईरानी और फराह खान उसमें मेन लीड थे। फिर उसके बाद में वो फिल्म खत्म हुई और मेरी फिर इंडिपेंडेंट स्टार्ट हुई। तो पहली फिल्म मुझे माई सेल्फ पेंडू मिली, जिसमें प्रीत हरपाल पंजाब के अच्छे सिंगर हैं, उनने काम किया। फिर सेकंड फिल्म इसके बीच यू नेवर नो मिली, जिसमें हमारे शक्ति कपूर जी बॉलीवुड अभिनेता, मुकुल देव जी राहुल देव के भैया और युवराज क्रिकेटर जो हैं हमारे, उनके पिताजी युवराज जी मेन कैरेक्टर में थे। उनसे अच्छी पहचान हुआ, परिचय हुआ। और फिर उसके बाद में लगातार कुछ 3-4 फिल्में, द यूथ और मी एंड मिस्टर कनाडियन, इस टाइप की फिल्में की जो सारी पंजाबी थी। फिर मुझे लगा कि यार पंजाबी फिल्मों में बन रहा हूँ, ज़्यादा काम मिल रहा है वहाँ का, तो मैंने कुछ ब्रेक लिया और फिर वापस हिंदी की तरफ मुड़ा। और फिर हिंदी में मैंने ए मिस्टेक एक फिल्म की जिसमें रिश्ता भट्ट में लीड में थी। और फिर विष्णु राव जी ने हमें बुलाया एक विलेन में और हाफ गर्लफ्रेंड में, तो मैं असिस्टेंट के तौर पे उनकी टीम में शामिल होने गया था, लेकिन मुझे वहाँ सेकंड कैमरा ऑपरेट करने मिला। एक विलेन में बड़ी फिल्म थी स्टार कास्ट जी, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो एक विलेन में मुझे मॉरिशस घूमने मिला और पहली बार विदेश जर्नी हुई मेरी। उसके बाद में एक विलेन जो खत्म हुई तो हाफ गर्लफ्रेंड उसके बाद लाइनअप थी, तो हाफ गर्लफ्रेंड मिली मुझे, जिसमें मुझे न्यूयॉर्क अमेरिका घूमने मिला और साउथ अफ्रीका भी और गोवा की वादियों में सब जगह फिल्म शूट की। और जैसा कि पता है दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट थी, जिन्होंने बहुत ख्याति बटोरी थी, जिनके गाने भी बड़े हिट हुए थे। तो चूँकि बड़ी फिल्मों में जब काम करते हैं बड़े प्रोडक्शन की, तो कुछ ना कुछ वहाँ से भी सीखते रहते हैं, ऑब्जर्व होता रहता है। फिर मुझे अगली फिल्म है तो ये सलाम इंडिया मिली, जो यहीं की थी, राज बब्बर जी के बेटे आर्य बब्बर की। और उसके बाद में फिर मैं कोरोना लग गया, तो कोरोना लॉकडाउन के टाइम घर चला गया और वहाँ से ही हमें एक गुजराती फिल्म मिली घंटड़ी नाम से, जो अभी हाल ही रिलीज हुई थी पिछले वर्ष। और एक करनाल में एक फिल्म वेब सीरीज दुरासाया नाम से है, यूट्यूब पे भी है, अमन वर्मा की थी, जो मैंने कुछ शूट किया, तो वो एक वेब सीरीज की। और अभी जब दोबारा वापसी की घर पे रहने के बाद, तो फिर एक अभी वेब सीरीज हाल में किया है और शायद अगले हफ्ते तक रिलीज भी है वो। तो ऐसे लगभग कुछ 15-16 फिल्में इंडिपेंडेंट कर चुका हूँ, 3 से 4 वेब सीरीज कर चुका हूँ। कुछ आप उस जर्नी के बारे में बताएं। सर जर्नी का ऐसा है कि जब हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है, मैं दमोह मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और जब मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो सरस्वती शिशु मंदिर से स्टार्ट हुई। सरस्वती शिशु मंदिर का एक इतिहास रहा है कि जहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा परिवेश जो एक बच्चे में हम चाहते हैं वो पूरा उसको सिखाया जाता है बचपन से लेकर। और उसके साथ साथ जो रंगमंची कार्यक्रम होते हैं, तो रंगमंची कार्यक्रम में जो साल भर के जो बच्चे हिस्सा लेते हैं उनका एक परफॉर्म होता है जब स्कूल की लास्ट ईयर होने लगता है, तो वहाँ पे हम उसमें भाग लिया करते थे, थिएटर में, नाटकों में। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि कव्वाली, गायन और नाटक
और जो अलग अलग कार्यक्रम है उनमें, तो जो बच्चे बड़े इच्छुक होते थे उनके लिए एक क्लास का एक पीरियड रखा जाता था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि अभिनय से जुड़े हुए, मतलब कि नाटक भी करना है, कव्वाली भी करना है, और उधर के पर्दे भी लगा रहे हैं हम लोग, ढोलक वोलक भी बजा रहे हैं। तो बचपन था, बड़ा शौक था। तो वहाँ से हमारी एक नींव डली, जो कहा जाता है कि एक अभिनय वाली नींव डल गई, और जो काम करना है साथ में वो वाली नींव डल गई। और उस तरीके से वो पहला एक शौक की शुरुआत थी कि मुझे ये करना है। ओके, तो आपको कब लगा कि अब मैं यहाँ पे अनप्रोफेशनल काम कर रहा हूँ गाँव में? कब लगा आपको अब मुंबई जाके मुझे इसको कैरियर के रूप में अपनाना चाहिए? जी, जब सरस्वती स्कूल में पढ़ रहा था तो जो 8वीं क्लास तक का स्कूल था पहले, अब तो ग्रेजुएशन हो रहा है वहाँ पे। तो 8th क्लास तक एक स्कूल, फिर मैंने दूसरे स्कूल में जहाँ ज्वाइनिंग की 8वीं के बाद, तो वहाँ पास में एक थिएटर था। तो थिएटर का एक शौक लिए हम लोग कई बार स्कूल गोल करके और फिल्में देखने लगे। और फिल्में देखने के साथ साथ जब मैंने उस फिल्म की टेक्नोलॉजी देखी, जो उस जमाने में फिल्में हुआ करती थी कि एक्टर को गोली लगी, यहाँ से निकल गई पीछे से, कुछ गाड़ियाँ बहुत सारी जंपिंग लेते हुए गिरी, लेकिन एक्टर उसमें से निकल रहा है, खाई में गाड़ियाँ गिर रही हैं, आग लग रही। तो बड़ा एक मन में एक ये होता था कि शूट कैसे किया जाता है, कि पानी के अंदर फाइट जा रही है, लोग जा रहे हैं और वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो कैसे कैमरा जाता होगा, कैसे। तो एक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी फील्ड की तरफ भी गया कि यार फिल्म लाइन में जाना है और कुछ अच्छा काम करना है। तो वहाँ से एक ये लाइन भी गई कि नहीं, अब हमें फिल्म लाइन के लिए कदम बढ़ाने हैं। ओके, तो आप एक्टर बनने के बारे में सोच रहे थे जी। फिर मुंबई जब आए तो फिर आपने लाइन कैसे चेंज किया और क्यों चेंज किया? एक्टर तो ये कह सकते हैं कि हाँ, अभिनय का एक शौक था कि अभिनय करना है, चाहे वो कैरेक्टर एक्टर हो, चाहे ऐसा हो, तो अभिनय की शुरुआत करेंगे। लेकिन चूंकि जब मुंबई आया तो मुंबई में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, और यहाँ पे मुझे खुद ही सरवाइव करना था, खुद ही शुरू करना था, लोगों से मिलना था, ये करना था। तो स्टार्टिंग के 1 साल तो मेरी कहीं किसी से मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं मिला मुझे। 1 साल के बाद जब मेरी शुरुआत हुई तो वो बोलते हैं कि एक जो फिल्म की सबसे बड़ी फील्ड है सिनेमाटोग्राफी का जो सबसे बड़ा बेस है लाइटिंग, एज ए लाइटमैन के तौर पे मैंने शुरुआत की, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और वो टेक्निकल फील्ड में हम चले जाते गए। क्या बात है। लाइटमैन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत का काम होता है। अभी तो लाइटें बड़ी छोटी छोटी हो गई, बड़ी स्मार्ट हो गई, लेकिन पहले लाइटें इतनी बड़ी बड़ी होती थी, मैं देखता था कि मतलब होता था कि जिसके पास ताकत हो वही इस फील्ड में जाए, क्योंकि टाइम अपना 9 to 12 तो अब हो गया, 9 to 10 अब हुआ, लेकिन पहले बहुत मतलब पैकअप का नाम ही नहीं होता था, इतना शूट होता था। हमें याद है कि बालाजी हम लोग शूट करते थे, मतलब सुबह पैकअप हुआ और 7 का शिफ्ट है, उस मेहनत। तो कैसे मैनेज कर, इतना मेहनत वाला काम आपने चुना, बहुत चैलेंजिंग काम चुना, और बहुत बधाई के पात्र हो कि आप उस मेहनत के काम से, मुझे लगता है कि वो मेहनत ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप जब लाइटमैन में थे तब आपके दिमाग में था कि चलो ये कुछ दिन के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद है कुछ और करने का। जैसे हम भी एक्टर बनने आए, फिर बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर बने, फिर लगा कि नहीं यार अब अपने को इस कैरियर में इसी में बनाना है कि नहीं, डायरेक्टर लाइन में जाना और डायरेक्टर बनना है। तो कैसे विचार आया? ये ऐसा हुआ सर कि जब मैंने लाइटिंग में स्टार्ट किया ना, तो ये बालाजी के ही सीरियलों से स्टार्ट हुआ उस जमाने में, जो इक्विपमेंट जिसमें मैं काम कर रहा था, तो बालाजी की सारी शूटिंग्स मिलती थी वहाँ पे। और जैसा कि आपको पता ही है, और हमने हमारी आपकी भेंट भी वही हुई थी बिल्कुल, है ना, कहानी घर घर के सेट पे। तो वो लाइटिंग्स का जो इतना हार्ड वर्क था कि मॉर्निंग में 7 बजे की शिफ्ट होती थी, रात के 12 बजे पैकअप होता था कई बार, फिर रात में घर जाना, लेकिन सुबह वापस 7 की शिफ्ट है, कई बार सेट पे सो गए, ये सब चीज़ें। तो वो मेरा ध्यान वहाँ से हटाई और सीधा ध्यान उसी तरफ चला गया, खुद को टाइम ही नहीं मिला सर। कई बार 22-22, 23-23 से सीरियल की शूटिंग चलती थी, डबल कैमरा से वो होता था, 3-3 सेटअप चलते थे कि एक जगह लाइट रखी हुई है, यहाँ से हम लोगों ने शूटिंग शिफ्ट की, वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। तो जो मेहनत थी और मेहनत के साथ में जो एक कुछ बनने की रस्साकसी थी ना, वो वहाँ से हट गई। मैंने सोचा यार, एक्टर जब खड़ा होता है सेट पे तो सबसे पहले लाइट होती है, लाइट्स के साथ लाइट्समैन होते हैं, बिल्कुल, कैमरा टीम होती है, इनके बिना तो एक्टर वैसे भी अधूरा है, बिल्कुल, और एक्टर इशारे पे चल रहा है, जिनकी वो पीछे वाली कमान है, बिल्कुल। तो एक बड़ा गर्व होता था कि यार अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों को एक एज लीडरशिप भी ऑपरेट कर सकते हैं। और बीच में कुछ ऑफर आ भी रहे थे, क्योंकि बड़ा लुक था, एक नया लड़का था, बाल बड़े रखता था, तो कई बार सामने से बिठा देते थे जब कैमरा टेस्ट होता था ये, लेकिन पता नहीं कि वो चाहत वहाँ से हटती गई कि नहीं यार, ये मजा आ रहा है फील्ड में। और मैंने बड़ी शिद्दत से काम किया, मेहनत से काम किया, और सब साथी अच्छे मिले, इसलिए वो लाइन चेंज हो गई और मैं इस लाइन पे सीधा ऊपर। क्या बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे मैं डायरेक्शन में था या डायरेक्टर हूँ, जैसे पैकअप हुआ हम लोग निकल गए,
लेकिन हर डिपार्टमेंट, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे मेकअप वाला हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे कुछ, बेचारे जब तक पूरी लाइफ समेटेंगे नहीं तब तक पैकअप नहीं होता। लेकिन आप उस व्यस्तता में, उस हार्ड वर्क में, और आप इतना अच्छा डिसीजन लेके आप यहाँ तक पहुँचे, वेरी गुड। अच्छा, पहले गुरु कौन थे आपके कैमरामैन? पहले गुरु तो ऐसा था कि अब जैसे सेट पे जब मैं काम करता था तो कहानी घर घर की जो मैं कर रहा था, आपको पता है, तो पार्थो मित्रा जी थे उसमें, डायरेक्टर थे, हमारे बॉस थे। हाँ, उस जमाने में दीपक मालवनकर जी काम कर रहे थे वहाँ जी, पे, हाँ। और उनकी अनुपस्थिति में एक जॉर्ज कैमरामैन थे, जॉर्ज जी, वो हाँ, संभालते हाँ, थे। हाँ, जॉर्ज जॉर्ज, जी हाँ। बड़े कड़क कैमरामैन थे, सब डरते थे जरा साइड में और रहते दाढ़ी थे। और मस्त, हाँ, जॉर्ज भाई बहुत और, मजेदार आदमी बॉडी थे। फिटनेस वगैरह में बड़े अच्छे फिट फाट रहते थे। स्टेशन तक पैदल आते थे उस टाइम पे, और मैं उनके साथ आता था कई बार। मैं बोलता सर बढ़िया फिटिंग रखते, बोले हाँ, और बड़ा फास्ट चलते थे। उनसे बड़ा घनिष्ठ हो गया। तो पहली जो एकदम पहली शुरुआत थी मेरी कैमरे पे पहुंचने की, वो एक सही मायने में कही जाए तो वो थी, क्योंकि जब सेट पे एक उनका फोकस पुलर था, उसके साथ में 5-6 बार फोकस सॉफ्ट हो गया। एक राउंड ट्रैक का शॉट था, आपको याद होगा, एक राउंड ट्रैक का शॉट था जहाँ पे जो उनका बंदा था उससे 2 बार फोकस सॉफ्ट हो गया था। तो उसमें पार्वती जी और ओम जो कैरेक्टर कर रहे थे, साक्षी तंवर जी और हमारे जो एक्टर थे, ओम का कैरेक्टर कर रहे थे, उनका शॉट था। और इन्होंने बोला कि हरीश इधर फोकस कर। मैं बोला सर मैं लाइट पे मैं फोकस कैसे करूँगा? तो बोले पढ़ा लिखा है ना? मैं बोला हाँ सर। क्या बात? बताता हूँ, करना ऐसा ऐसा करना। मैंने हाँ सर। तो ये सेट की बोली है कि ए चल इधर आ, ए चल करना है, ये हम लोग मुंबईया भाषा है फिल्मों की। तो उनने बताया, राउंड ट्रैक था, वो साथ में चल रहे थे, एक्टर्स और साथ में ऑपरेटिंग थी। और बोलते हैं कि जब कुछ होना होता है तो अच्छा होता है। फर्स्ट टेक ओके हो गया, और फर्स्ट टेक ओके होने के बाद बोले वेरी गुड वेरी गुड, शाबाशी दी। मैं भी खुश हो गया, बोला वायर फोकस कर लिया, क्योंकि लाइट तो कर ही रहे थे 2-3 साल से, 2-2.5 साल से कैमरे के इर्द गिर्द ही थे हम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो वहाँ से सही मायने में शुरुआत हुई। उसके बाद वो जर्नी जब तक जारसर रहे तब तक वो बोलते थे लाइट कर, लाइट के बाद फोकस पे आ जाता, फोकस पे आ जाता था। फिर कुछ और डीओपीस थे, मधुबर यार उस टाइम पे कर रहे थे कसम से, मंगल पांडे जी कर रहे थे, जगतार से मंगल जी थे, मंगल जी के नाम से वो काम कर रहे थे, अजय झा जी कैमरामैन कर रहे थे। मेरी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी सबके साथ में। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कैमरे पे आजा, काम अच्छा करता है, लेकिन क्या है, क्योंकि मुझे अपना भी देखना था और मेरा घर का भी देखना था, मेरे घर में छोटी बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो उस टाइम पे कैमरे में बड़े कम पैसे मिलते थे और लाइट्स पे मेरा अच्छा चल जाता था जो भी था, तो मैं गया नहीं। और फिर अजय झा जी ने एक दिन उनके सेट पे, जब उनके पास में स्मृति ईरानी जी जो आज के केंद्रीय मंत्री हैं, और उस वक्त थोड़ा सा जमीन थोड़ा सा आसमान, उग्र एंटरटेनमेंट के तले उनका एक शो आता था जिसमें बालाजी की भी सहभागिता थी। तो वो अजय झा जी को शो मिला और उसमें उनने हमारी लाइट गई हुई थी, तो मैं लाइट पे काम किया उनके साथ, उन्हें बड़ा पसंद आया काम। और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि कल से तू कैमरे पे आ रहा है। क्या बात? तो मैंने बोला सर मैं इस पे अच्छा हूँ सर, मैं यहीं सेट पे तो कर रहा हूँ। बोले नहीं, तू जो काम कर रहा है यहाँ आएगा कैमरे पे, नहीं तो मेरे सेट पे मत आना। तो उनका थोड़ा कड़क और बड़े प्यार से बोलना, और सेकंड डे से मेरी कैमरे पे एंट्री। क्या बात है? और फिर जब हुई तो मैंने थोड़ा आसमान का कुछ 7 महीने का पूरा किया। और वहाँ एक हमारे एसोसिएट थे सनी भाई, और उनने भी बड़ा सिखाया मुझे कैमरे का। वो लाइट करते थे, वो लाइट करते थे, मैं फोकस करता था। अजय जी, परमिंदर पांडे जी, ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई और वो सिलसिला चढ़ पड़ा। तो फिर सीरियल के ऑपरेटिंग तक मैं पहुंचा फिर। क्या बात है? और सीरियल मतलब लास्ट में छोड़ा फिर मैंने। क्या बात है? एक डिसीजन, मतलब ये हुआ कि आप शूटिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं, आप उस लाइटमैन उस भीड़ में हैं और आपको सडनली कैमरामैन बोलता है कि इधर आओ, तुम फोकस करो। मीन्स ये कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कब आपको क्या मौका मिल जाए कुछ पता नहीं। मौका भगवान सबको देता है, लेकिन उसको आपने बड़े बखूबी से किया। अगर आप उस दिन शायद फोकस नहीं सही कहीं पर कर पाते तो आपको शायद हतोत्साहित भी होते, लेकिन वो एक लगा कि नहीं डू इट, मैं कर सकता हूँ। उसने भी आपको तारीफ किया, फिर अजय ने मौका दिया। फिर धीरे धीरे कैमरामैन में और क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कैमरा भी समय के हिसाब से चेंज हो रहा है। पहले हम लोग किस पे शूट करते थे, किस पे, हाँ कि साहब वही पे, उसी में जूम था, उसी में वो लेंस लगते थे सब। अभी स्मार्ट कैमरे आ गए। तो चूंकि आपने पढ़ाई कितना किया है? मैं फर्स्ट ईयर गया हूँ बीए कॉलेज का। हाँ बीए। तो इसमें आपको समय के हिसाब से कैमरा भी चेंज होता रहा जी। तो कोई प्रॉब्लम्स हुई कि वो जो मतलब ट्रेनिंग ऑब्जर्व करके सीखा आपने? हाँ नहीं सर, क्या हुआ था कि जैसे ही एक स्टेप होता था ना, पता नहीं क्यों एक अंदर से कॉन्फिडेंस शुरू से रहा है। जो लाइटें भी चेंज हुई हैं आज के समय में, तो हम लोग जो जब मैं काम कर रहा था उस टाइम पे D35 कैमरा चलता था और VHS कैसेट चलती थी छोटी वाली। फिर कैसेट के बाद में फिर अब जाके चिप आ गई और डिजिटल आ गया, सारा आ गया।
तो अब तो कैमरे में सब कुछ होता है, फटाफट लाइट अच्छी सी हो जाती जी है। बिल्कुल। फिर D55 कैमरा आया, तो D55 कैमरे तक मैं ऑपरेट करना चालू हो गया था मेरा कि सेकंड कैमरा लगा, थर्ड कैमरा लगा, तो मुझे पकड़ने मिल जाता था कैमरा कि हाँ मैं कर रहा हूँ कैमरा। लेकिन क्या हुआ सर, मैं एक बार काम कर रहा था, शंकरमण स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, लंच टाइम हुआ और सामने एक क्रोमा शॉट, क्रोमा का एक सेट है, वहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी और मैं लंच मैं ऐसे देखने चला गया। जब मैंने वो फिल्म का थोड़ा सा सेटअप देखा 20 मिनट का, उसने मुझे प्रभावित किया। बड़ी खामोशी से काम हो रहा है, बड़ा कैमरा लगा हुआ है, नेगेटिव कैमरे चल देते रहे उस टाइम बड़े वाले। अब जाके पता चला वो 45 कैमरा था उस टाइम पे, जब पता चला तो मुझे वो माहौल अच्छा लगा और फिर वहाँ से मैंने फिर डिसीजन लिया था कि मैं अब फिल्मों की ओर मुड़ना है मुझे और शो से हटना है। क्या बात है। मतलब ये है कि हर आदमी प्रमोशन चाहता है कि आपने लाइटमैन से फिर आपने टीवी सीरियल में शुरू किया, फिर धीरे से फिल्मों में आए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब टीवी सीरियल और फिल्म जब आप गए तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो चेंज होगा, माहौल भले सेम सब कुछ रहा हो लेकिन कुछ तो चेंज होगा। उस चेंज में आपको कितना टाइम लगा सेट होने में? जी बिल्कुल, बहुत चेंज है। कैनवास, छोटा कैनवास अलग है, बड़ा कैनवास अलग है। काम के साथ साथ, लाइटिंग सेटअप के साथ साथ और क्रिएटिव वर्क जो डायरेक्टर का है वो भी, उसमें भी बहुत अलग हटके काम है बिकॉज ऑफ की जो टीवी में तो भाई क्या है कि एक दिन में आपको 20 मिनट 24 मिनट 25 मिनट निकालना है, वहां फिल्मों में क्या सेटअप सेम ही होता है लेकिन थोड़ा बजट होता है तो चीजें बढ़ जाती हैं और आपके पास समय मिलता है। यहाँ पे अगर आपको 10 सीन करना, वहां पे आपको पता चलता है कि एक दिन फिल्म में एक ही सीन करना है, 3 मिनट 2 मिनट निकाल दिया भाई बहुत है। कई बार एक शॉट भी होता है, एक जैसे संजय लीला साहब को अगर 140 रीटेक भी हो जाए, लेकिन अगर उनका सिर्फ पैर उतरने का शॉट बराबर चाहिए तो वो इतने से फ्रेम में फ्रेम उतरने का शॉट प्रॉपर ही लेंगे, भले 2 दिन लग जाए। तो कहने की बात कि शॉट हो लेकिन परफेक्शन के साथ हो। तो जैसे आपने पूछा कि हमारा कुछ प्रॉब्लम गई, कैमरे जब चेंज हुए तो एक कॉन्फिडेंस रहता था और काम करते थे तो ये लगता था कि हाँ अब डिजिटल युग है तो नई चीज़ें आ रही हैं, तो हम उसमें मुड़ जाते थे। और क्या है, जब काम कर ही रहते ना तो 2-4 दिन में फिर उसमें भी माहिर हो जाते थे कि 2-4 दिन काम किया, उसकी फाइलें सीखी, चीज़ों को समझा और हम माहिर हो गए। तो जब फिल्म के सेटअप पे गए तो फिल्म का सेटअप भी बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा है कि हमें जिनका साथ मिला और वो बहुत बड़े डीओपी हैं, महेश आने जी के साथ मेरी शुरुआत हुई। क्या बात, जिन्होंने स्वदेश फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला था उन्हें, स्वदेश फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं महेश आने जी, जिनके साथ मेरी फिल्म में शुरुआत हुई। और जब मैंने डिसीजन लिया तो मैं 1 साल कुछ नहीं कर पा रहा था, घर पे ही बैठा था क्योंकि शो के लिए ऑफर आते थे, मैं जाता नहीं था, कि दिमाग में बस गया था कि नहीं फिल्म में जाना है। और 1 साल के बाद मुझे काम मिला था, तो 1 साल के बाद जो शुरुआत हुई महेश आने जी के साथ हुई थी। क्या बात है, क्या बात है। तो जो व्यवहार है लोगों का, सीरियल हो चाहे फिल्म हो, इस लाइन में आपके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा था? सर इसमें मामले में जैसे फिल्म में जाओ तो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक कहावत जो होती है ना कि हम अच्छे तो जग अच्छा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपको अपने व्यवहार पे भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना आप सामने वाले से चाहते हैं। अगर आपके व्यवहार में रूखापन है तो आपको दुनिया से कहीं से प्यार नहीं मिल सकता और कोई आपको सहयोग नहीं कर सकता। आज हम और आप बैठे हैं, मैंने आपको देखा है कहानी के टाइम से, सर के व्यवहार में जो आज एक अपनापन है, एक प्यार है और एक जो इनका बोलते हैं ना कि एक सबको साथ में लेके चलने वाली बात, वो आज भी हमारे साथ में, मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों को परिवर्तन होते देखा है। जब वो एक छोटे छोटे मुकाम से एक बड़े उस पर पहुंच गए तो कई बार वो सामने वालों से सर बात ही नहीं करते। अभी भी कई लोग हैं जो सीरियल के ज़माने के हैं, कई बार मैं उनसे मिलता हूँ तो उनके दिमाग में रहता है कि हाँ मैं लाइट से काम करता था उस टाइम पे, तो उसी हिसाब से कई बार देखा भी जाता है, तो उसकी वो नहीं है। लेकिन हाँ, व्यवहार जो आपका रहा है, इस तरीके का अगर व्यवहार है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। बस मैं भी भगवान से मिलाता हूँ कि मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ। देखो ये तो गलत बात है कि आप मैं जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर था जी, ये बात सत्य है कि बहुत लोग पहचान नहीं पाते। बस वही, बहुत लोग जो उस दौर के थे, मुझे याद है कि मैं बालाजी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था, बाद में डायरेक्टर बने, तो बहुत लोग ना उसको पहचान नहीं पाए, अरे साला विजय सैनी डायरेक्ट करेगा। लेकिन इस लाइन में आपको अगर काम की पकड़ है, बिल्कुल उस काम की इज्जत लोग करते हैं। आप यहाँ बोला ना कि आप करोड़ों रुपया दे दीजिए तो आप जुगाड़ से कुछ नहीं हो सकता। आप ये बोले कि हम करोड़ रुपया दे रहे हैं, तुम साला डायरेक्टर बन जाओ, तुम कैमरामैन बन जाओ, तुम एक्टर नहीं भाई। यहाँ टैलेंट है तो वही सफल होगा, बाकी तो चीज़ें भ्रम वाली हैं। और ये भी है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप ना अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं।
हाँ। अपनी भाषा को लेके बहुत काम करते हैं, अपनी बुंदेली भाषा पे आप फिल्म भी बनाए, मतलब मैं देखता रहता हूँ आपको सोशल मीडिया पे कि आप बहुत एक्टिव हैं, कुछ उसके विषय में बताइए। ये ऐसा रहा सर कि जब मैं दमोह से नहीं निकला था, दमोह मध्य प्रदेश से जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे आज भी फिल्म का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश ही कहें तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से तो बहुत सारे फिल्मकार वहाँ जा रहे हैं शूट के लिए, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के लिए आज भी उन चीज़ों, उन संसाधनों की आज भी समय में कमी है। और ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप बैक जाइए, 96 की बात कर रहा हूँ मैं, 96 97 में मेरे इसी शौक के चलते मैंने वहाँ पे एक शॉर्ट टेलीफिल्म बनाई थी जिसका नाम था अधूरे ख्वाब। सो वो उस जमाने की पहली फिल्म थी जिसमें दमोह की धरती से किसी फिल्म की शुरुआत हुई थी। एक बड़ा 32 कैमरा चलता था, उसमें बड़ी VHS कैसेट लगती थी, उस पर हम लोग काम करते थे। मैंने कहीं कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं सीखा था, कुछ नहीं सीखा था, खुद कहानी लिखी थी। एक झुकाव के चलते शायद ईश्वर ने एक टैलेंट दिया था और हमारे ही कुछ दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाई थी, वहाँ से हमने शुरू किया था। अब यही कारण रहा कि जब उस टाइम पे हमें कोई गाइडेंस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, और जब मैं मुंबई आया तो मुंबई आने के बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया और मेरे रास्ता मेरा चलता गया, तो मुझे लगा कि यार देखो, खुद के लिए तो सब कोई करते हैं, सही बात है। आज मैं लाइट से उठ के कैमरा तक पहुंच गया, मैं कर ही रहा हूँ अपने लिए और आगे भी करता जाऊंगा और बन जाऊंगा। जिस जगह से मैं आया हूँ उस जगह के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि चलो मेरे में एक कॉन्फिडेंस था और खुद की एक अनुभव था कि नहीं मैं जाके कर सकता हूँ, और एक पागलपन था, जुनून था, तो मैंने कर लिया। बाकी के लोग जो हतोत्साहित हो जाते हैं, जो कर नहीं सकते, उनको क्या करूँ, जो यहाँ मुंबई नहीं रह सकते। तो मैंने फिर अपने दमोह के लिए काम करना शुरू किया और हमारी जो संस्था थी वो हमने रजिस्टर्ड करवाई वेस्टर्न से, ओम शिव शक्ति फिल्म्स इंटरनेशनल के नाम से। और फिर उस पर हमने कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई, कुछ मैं आज तक दमोह में लगभग 10 के आसपास शॉर्ट फिल्में बना चुका हूँ। और सारी की सारी शॉर्ट फिल्में सिर्फ मैसेज है, किसी में हेलमेट की दुर्घटना को संदेश देते हुई फिल्म है, किसी में बोट को दिखाने की, बोट की प्रति जागरूकता है लोगों की। एक हमने अभी गांव की फिल्म की थी, पड़रिया थोबन एक गांव है हमारे वहाँ, जिसमें जो वहाँ के लड़के जो गांव के वासी हैं, सारे लोग सबने मिलकर उस गांव को स्मार्ट गांव तक पहुँचाया। और उसमें अमेरिका की डेवलपमेंट फाउंडेशन जो कंपनी है वो उसमें सपोर्ट कर रही है, उनके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, पुरस्कार लिए। तो मेरा मकसद ये था कि हम उनको ये बताएं कि हम दमोह के अंदर सीमित संसाधनों में बिना किसी की सपोर्ट के कैसे हमारी इंडस्ट्रीज के साथ में मिलके हम काम कर सकते हैं, आप अपनी शोरील कैसे बना सकते हो। तो हमारा काम ये था कि हमारी बुंदेलखंडी भी ऊपर आए, हमारे यहाँ के लोगों को भी, प्रतिभाओं को काम मिले। और मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना सर, मेरा तो यहाँ चल ही रहा है, लेकिन मैं अपनी उसी आय में से एक छोटा सा हिस्सा करके अगर वहाँ के और कुछ लोगों को ऊपर ला सकूँ और मेरे जैसे और 10 हरीश पटेल को यहाँ खड़ा कर सकूँ, कहने की बात जो नाम है उनको खड़ा कर सकूँ, तो मुझे भी तो एक लगेगा कि मेरे शहर से इतने लोग हैं, है ना। और चूंकि वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैंने मुंबई देखी है, मुंबई का काम देखा है, तो मैं उस काम को वहाँ प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ कि काम ऐसे होता है, तो शायद प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो ऊपर आएंगे। और उसी प्रयास में मैंने अभी ऑफिस डाला था, तो ऑफिस अभी भी है वहाँ पे, तो मैं भी ये दोनों पायदानों पे काम कर रहा हूँ कि यहाँ भी। गुड। तो आप मुंबई में भी काम किए जी, और आपने अपने गांव में, अपने शहर में भी काम किया, दोनों में कुछ फर्क महसूस हुआ? जी बिल्कुल। देखो, काम का ऐसा है कि जब हम वहाँ काम करते हैं तो वहाँ टेक्निकली हमें बहुत स्ट्रांग रहने के लिए दिक्कत जाती है कि यहाँ पे जैसे अगर मैं वही काम मुंबई से यहाँ करूँ, तो मुंबई में यहाँ करने का ये मेरे लिए मतलब प्रोफेशनल लोग गांव में कम है, शहर में कम अपने, और मुंबई में सही भी है कि हर आदमी यहाँ पे कैरियर बनाने आए तो प्रोफेशनल मजबूत होता ही है वो। बिल्कुल। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद मुंबई में हम जैसे गांव में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, है ना, उसी में खाना पीना नहाना सोना सब कुछ होता है। और मुझे लगता है कि मुंबई का अगर दिन काउंट करें तो 15 से 16 घंटे हर आदमी जागता है। अगर मुंबई में सुबह ऐसा नहीं होता है, मुंबई में हर आदमी, मैं तो मानता हूँ कि 6 बजे तक तो उठ ही जाता होगा, और रात के 12 के पहले शायद कोई नहीं सोता है। और कई लोगों का काम इतना वर्किंग ही होता है कि 5 बजे उठे, नहाए धोए, 5:30 पौने 6 बजे काम पे निकल गए और आते आते घर में 12 बजा, तो उनका 15-16 घंटे की लाइफ यहाँ की है। और वहाँ पे अगर आप 5-6 बजे किसी को जगाओ तो बोलेंगे अरे भैया सुबह जगा दिया आज। तो कई बार लोग उठने वाले उठते हैं, घूमने वाले घूमते हैं, वो अलग है, लेकिन जिनको अगर कंटिन्यू करना, हम लोगों की हैबिट में है डेली का, लेकिन अगर उनको कंटिन्यू जगा जाए तो वो काम नहीं कर पाएंगे, लेट नाइट तक भी काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है कितने बार हम लोगों ने शूट किया है, जब शूटिंग के टाइम था तो नो ब्रेक होता था, नो ब्रेक और पैकअप काम का कोई कंटिन्यू टाइम चल रहा बिल्कुल, है। नो ब्रेक का खाना जो 1:30 बजे हमें खाना है वो मिल रहा है हमें 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तो उतनी भूख नहीं होती थी, लेकिन काम में तो कमी नहीं होती थी, भैया हमने कम खाया नहीं करेंगे काम। तो वो जो जुनून है यहाँ के लोगों में, प्रोफेशनली जुनून, वो वहाँ नहीं मिलता है, तो एक वो दिक्कत जाती है वहाँ काम करने में। और दूसरी दिक्कत सर इक्विपमेंट्स की जाती है कि वहाँ लाइटें नहीं है, पेपर फिल्टर नहीं है, कैमरा टीम नहीं है,
कैमरा नहीं है वहाँ पे और एडिटिंग सेटअप तैयार नहीं है, चीज़ें जो हम यहाँ काम करते हैं, तो इनको जुटाने में मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या बात है। अच्छा, अपनी ने फिल्म इंडस्ट्री में ना जी। ये एक बड़ा वो होता है कि परिवारवाद पे बड़ा वो होता है कि हाँ परिवारवाद बहुत एक्टिव है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मान लो आज मैं जिस घर से आया हूँ वहाँ उस ज़माने में साइकिल भी नहीं होती थी। हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना भी देखा हुआ है। किसान के बेटे हैं, उन्होंने शहर में आके एक दुकान डाली थी वेल्डिंग की दुकान से मेरी शुरुआत हुई थी। उसी वही वेल्डिंग का हुनर मेरा मुंबई में भी काम आया था। जब इस धरती पे आया तो मैंने 1 साल वेल्डिंग का काम किया था, तब मैं आगे बढ़ा। और एक कोई कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कौन क्या करता है। अब रही परिवारवाद की बात, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज आपके घर में अगर आप अभिनेता हैं तो डेफिनेटली जब बच्चे को बचपन से माहौल वो मिलेगा शुरुआत से अभिनेता वाला, तो उसको अभिनेता ही बनना है, वो अलग दिशा में नहीं जा पाता है। उसका भी कारण होता है क्योंकि जो सेलिब्रिटी होते हैं कैमरे उनको 24 घंटे घेरे रहते हैं। अगर वो अपने परिवार के साथ किसी सेलिब्रिटी का बच्चा बाहर जाकर अलग से भी उसको अगर घूमना है, कुछ करना है, तो भी कैमरे उसके आगे पीछे होते हैं। वो उनके दिमाग में जो उन्हें अकेला रहना है, जो उन्हें घूमना है, वो अलग चॉइस करनी है, कुछ करनी है। आपने देखा होगा कि अगर सुबह उसने चाय के साथ टोस्ट खा लिया तो उसका आ जाएगा कि फला फला स्टार के फला लड़के ने आज टोस्ट भिगा के खाया, तो वो सेलिब्रिटी शुरू से ही हो जाते हैं। और ये लाइन उनको आकर्षित करती है कि अगर आप अभिनेता बन गए तो गाड़ी बंगला घर ऑटोमेटिक आपको चमक धमक सब मिलने वाली है। तो वो उस तरफ ही मुड़ेंगे सर। आज की डेट में जितने अभिनेता हैं उनके बेटे अभिनेता ही बनेंगे। डायरेक्टर कोई नहीं बनना चाहेगा, कैमरामैन कोई नहीं बनना चाहेगा, और अदर चीज़ों में ही नहीं जाएगा। उनके 2 ही क्षेत्र हैं, एक वो प्रोड्यूसर बनेंगे जिनका प्रोडक्शन हाउस चलेगा, और दूसरा वो एक्टर बनेंगे, और दोनों ही लाइन उनके हाथ में होती है। बिल्कुल। इस फील्ड में जो लोग आते हैं, नए लोग, जी। ट्रेनिंग कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे कैमरामैन में हो, ट्रेनिंग का उनके लिए कितना ज़रूरी है? जी सर, ट्रेनिंग का मैं जो मानता हूँ, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक खेत दे दिया जाए कि आपको इस पर खेती करनी है। मिट्टी आपके पास है, खाद आपके पास है, उसके जो संसाधन है वो भी आपके पास है, लेकिन आपको उसको यूज़ करना नहीं आता, तो आपके लिए वो संसाधन भी बेकार है और आपके लिए वो खेत भी बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही ये है, आपको यहाँ ला के बोल दिया जाए ये फिल्म लाइन आपके सामने है, ये है आपका कैरेक्टर है, करिए। लेकिन जो इस अभिनय में बहुत सारी बारीकियाँ हैं, बॉडी लैंग्वेज, आपकी डिक्शन, जो स्पीच बोला जाता है, बिल्कुल, आपका बोलने की जो शैली है, कैरेक्टर में अंदर आपको समाहित होने के साथ उसको प्ले करना, ये बिना गुरु की प्रेरणा के नहीं होता है। तो आपको उस जगह तक जाने के लिए तो एक इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है। अब वो किस तरीके के इंस्टीट्यूट को आप सर्वाइव कर पाते हैं कि कम बजट, बड़ा बजट, उसके अलावा किस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं जहाँ से आपको आगे के रास्ते भी होते हैं। कई जगहों पे होता है कि आपके पैसे लगते हैं, चीज़ें जाया होती हैं, टाइम जाता है, लेकिन वो वैसे ही होता है कि जैसे हम 10th और 12th पास करके एक सर्टिफिकेट लेते हैं हाथ में, और सर्टिफिकेट लेके फिर हम मार्केट में काम ढूंढते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट काम नहीं दिलाता, काम वो हुनर दिलाता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सीखा होता है। लेकिन कई संस्थान ऐसे भी होते हैं जिनके खुद के काम जारी रहते हैं, जैसे मैं आपका ही बोलूँ, आपका जो VKS एकेडमी है, BKS फिल्म है सर की, जिनके द्वारा कुछ बच्चे यहाँ से पास आउट होकर निकल रहे हैं, अभिनय में अपनी बारीकियों को आंक रहे हैं, तो उसका बेनिफिट यह है कि सर खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, और मैं इनको 25 सालों से व्यक्तिगत जानता हूँ, 2000 से। तो ये जब भी कोई शो करेंगे, जब भी कोई फिल्म करेंगे आप, तो मुझे पता है कि आप अपने छात्रों को जिनको देख रहे हैं कि यार इनमें अभिनय योग्यता है, तो डेफिनेटली आप उनको आगे निकालेंगे और उनको मौके मिलेंगे। तो कहने की बात कि ऐसे इंस्टीट्यूट आपके लिए होने चाहिए जहां से आपको आगे का रास्ता भी हो। 10th 12th के बाद सर्टिफिकेट पकड़ा के आपका ये ना हो कि आप नौकरी के लिए घूमें, तो ये बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग तो मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग इसका एक हिस्सा है, ये आपको कम से कम मांझ देता है अच्छे से कि आप निखर जाते हैं, और फिर जब निखरते हैं तो बाहर निकलते हैं तो आपको हाथों हाथ दिया जाता है। बिल्कुल। आजकल रील का ज़माना बहुत आ गया है, सोशल मीडिया बहुत आगे, अच्छी बात है, रील का ज़माना। एक एक्टर को जो आजकल बोलते हैं ना रियल और रील, तो आजकल के एक्टर ना रील वाले एक्टर हो गए। वो क्या ना सोचते बस रील डाला फटाफट वो हो गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं ये कहूंगा कि रील वाला हर एक्टर नहीं हो जैसे सकता मेरे है। पास बहुत वीडियो आ जाता है रील में, हाँ। उनकी आवाज़ नहीं है, किसी की आवाज़ है और पूरा बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ भैया यही तुम डायलॉग बोल के दिखाओ, नहीं आएगा, तो डायलॉग याद भी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। न वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे, न वो मूड रहेगा। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर मैं सबसे पहले तो मैं फ्रेंकली बोलूँगा, शायद कुछ इसमें दर्शक ऐसे भी होंगे जो कुछ क्या बहुत ज़्यादा होंगे जो रील बनाते हैं, उन्हें शायद मेरी बात का बुरा लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं रील के बहुत खिलाफ हूँ। उसका कारण यह है कि सबसे पहली तो जब से रील आई है तब से हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई गई हैं।
और जिसमें किन का क्या योगदान है वो कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही जब रील आगे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि परिधान से लेकर, लैंग्वेज से लेकर, भद्दी चीज़ों से लेकर क्या रील पे नहीं आता है। जिनको आपका 8 साल के घर में छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है, तो क्या बनाने वाले ये नहीं सोचते कि हमारी ये रील को अगर एक कमरे में बैठ के माँ बाप देख रहे हैं तो दूसरे कमरे में एक छोटा बैठा बच्चा देख रहा है, क्या आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं? तो सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि रील पे ऐसी चीज़ें बनाना बंद कीजिए। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया सर, सबसे पहली बात कि ये बहुत अच्छी जगह से नहीं, रील बनाइए। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे आप इस लाइन में आ रहे हो, जी। इस फील्ड में आ रहे हो, तो आप किसी फिल्म का डायलॉग का रील बनाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हर इमोशंस में बनाइए, नवरस में बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात। अच्छा, आज ना एक OTT, आज कई सालों से एक OTT का बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म आया, उसके बारे में आप क्या कहना है? सर OTT का ऐसा है कि ओवर द टॉप जिसका फुल फॉर्म, तो OTT से एक बेनिफिट ये है कि सबसे पहली बात तो आप अपने समय के अनुसार चीजों को देख सकते हैं कि अगर मान लो आज हमारे पास 2 घंटे सिनेमा में जाने का फिल्म के लिए वक्त नहीं है, तो हम वही चीज आधा घंटे कभी 15 मिनट करके हम वो चीज़ों को देख लेते हैं, एक। और दूसरा ये होता है कि कई सारे OTT प्लेटफॉर्म है, तो आपको अलग अलग कंटेंट जिसमें आप जो आपकी चॉइस के हैं उनको चुनने में आसानी होती है और लेटेस्ट कंटेंट सामने मिल जाते हैं। लेकिन सिनेमा का एक अलग ही एक लेवल है। सिनेमा तो सिनेमा है, जब हम बड़े पर्दे पे फिल्म देखते हैं, बड़ी चीज़ों पे देखते हैं, तो वो तो एक अलग है। लेकिन लॉकडाउन में जब सारे लोग, पूरा देश एक घर पे बैठ के शांत बैठ रहा था और उस टाइम पे OTTों का आना, मैं सबसे ज़्यादा सफलता उसी वक्त को मानता हूँ। कुछ अच्छे भी प्रोग्राम आए हैं, पंचायत जैसी सीरीजें आई हैं जिन्होंने हर घर को एक एक से जोड़ा। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म पे बाकी के कंटेंट आए हैं, बलगर्टी, गाली गलौच, ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है कहने की बात, क्योंकि जो आप देखते हो वो ग्रहण भी करते हो। फिल्म समाज का आईना होती है, सीधा आपके दिल पे छाप छोड़ती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अच्छे कंटेंट बनाएं और अच्छे लाएं सामने, रील्स भी बनाएं। रील्स के लिए कोई किसी से बुराई नहीं है, किसी का वो नहीं, बहुत अच्छी रीलें बनाएं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है एक्टिंग का, एक्टिंग पे बनाएं। कथक करती हैं कुछ बच्चियाँ, कथक पे बनाएं, वो चीज़ ऊपर आएगी। ऐसा नहीं है कि अच्छा देखने वाले नहीं है, तो जरूर आप लोगों को मुकाम मिलेगा। एक चीज़ और है ना कि अपनी इस फील्ड को ना, स्पेशली लड़कियों के बारे में बोला जाता है कि बहुत सही नहीं है। हाँ। अभी तो स्थिति सुधरी है, लेकिन जो मेरा कहना है ना कि अगर आप सही हो ना तो आपको कोई टच नहीं करेगा। मुंबई ऐसा शहर है, ऐसी इंडस्ट्री अपनी है। जी जी। उस नई बच्चियों, जो नई लड़कियां आनी चाहती हैं इस फील्ड में, उनके लिए कुछ मैसेज? मैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए ऐसा है, जब ये एक बड़ी फील्ड है, यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। ये आपको चूज करना है कि जो आपको काम दे रहा है, क्योंकि आप इतनी समझदारी में इस लाइन में आते हैं तो आपको पता होता है कि हम जिसके पास काम करने जा रहे हैं उसका पीछे काम करने का तरीका क्या रहा है। किसी भी नए बंदे को जुड़ने से पहले उसको खंगालें, बिल्कुल, उसके बारे में जानें। जो पहले से काम कर रहे हैं उनके बारे में तो इंडस्ट्री जानती है। आज मैं कहीं भी खड़ा हूँ, विजय जी के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं अनगिनत चीज़ें बता दूंगा कि हमने सर को ऐसे ऐसे सेट पे देखा, ऐसे ऐसे, और बाकी के काम देखे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री में। हाँ, कुछ गलत लोग हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ को हाँ नहीं कहते तो इस इंडस्ट्री में किसी की मजाल नहीं है कि आपके साथ वो गलत कर सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं यकीनन सहमति आपकी भी होती है, और फिर वो चीज़ें कई सालों बाद, जैसे हमने मीटू के माध्यम से देखा कि कई चीज़ें सर 20 साल बाद, 15 साल बाद सामने आ रही, तो ये चीज़ें पहले सामने क्यों नहीं आई? बिल्कुल, आपने एक सफर तय कर लिया, आप एक ऊंचाई पे पहुंच गए, फिर उस चीज़ को सामने लाके तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आप गलत चीज़ों के साथ आगे मत बढ़ें। इसका दायरा बहुत छोटा होता है, आप किसी से समझौते करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो फिर आप सब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको बाहर निकलना है। कितने भी बादल रहे, सूरज बाहर आएगा ही सर, बादल छटते हैं, उसको आने ही है, आपकी चमक बाहर आएगी। क्या बात है। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में ना डिप्रेशन के लोग बहुत शिकार हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। सर डिप्रेशन का ऐसा है कि डिप्रेशन खाली फिल्म ही नहीं, हर फील्ड में है आज के समय में। उसका भी कारण है कि पहले जो एक परिवार होता था, घर में दादा, नानी, काका, बुआ, मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम लोग फिजिकली भी बहुत फिट होते थे। हम बड़े अच्छे अच्छे एक्टर खो दे रहे हैं सर, बिल्कुल। अब इसी फील्ड में नहीं, अदर भी लोग बहुत डिप्रेशन। हाँ। तो जैसे स्कूल के ज़माने में तो मेरी बुआ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, कहानियों में मुझे राजा महाराजाओं की और स्ट्रॉन्ग कहानियाँ सुनाया करती थी। आजकल के बच्चे मोबाइल में, हम लोग सुबह से घूमने जाते थे, छोटी गेंदों से खेला करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, आँख में पट्टी बांध के दौड़ना खेलना, हम अंदर से मजबूत थे। आज का बच्चा अंदर से मजबूत नहीं है। दूसरा, परिवार में इतना कम टाइम हो गया है कि पहले हम एक साथ पूरे घर के लोग बैठ के खाना खाते थे, आज बेटा अलग, बेटी अलग, बेटी अलग, माँ बाप अलग, तो हम साथ में बैठ के संवाद नहीं करते, जो संवाद जरूरी है। इसीलिए आजकल के छात्र ऐसे टाइम पे सुसाइडों की ओर उड़ जाते हैं।
आजकल की जो फिल्म हस्ती हैं या जो बाकी लोगों ने जिनने किया है जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, वो बड़े हतोत्साहित हो गए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत कीमती है और ये ज़िंदगी ना आपकी है ना हमारी है, ये ज़िंदगी उस ईश्वर की देन है और आप मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की। जब सांसें उनको लेनी है वो खुद ही ले लेंगे, बिल्कुल। और आप अपनी मर्जी से आए भी नहीं हो दुनिया में, तो आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं इससे थोड़ा सा एक उदाहरण बताता हूँ सर। उदाहरण बहुत नॉर्मल है, आप भी जानते हैं। आज आपके पास 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, आपका एक अच्छा खासा शरीर है, इसलिए को आपको उसकी कदर नहीं है। आप कहते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप गरीब हैं क्योंकि आपने शरीर से ज्यादा कीमत पैसे की समझ ली। मुझे काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, मर जाऊंगा, क्योंकि आपने अपने से ज्यादा कीमत नौकरी को समझ ली। सही बात। आपकी उस आंख की कीमत उस अंधे से पूछो जिसके पास आंख नहीं है, पैर नहीं है। सही बात। सर कितने बड़े घरानों में किसी की औलाद होती है, उसके 2 बचपन से पैर नहीं है और वो पूरी दुनिया घूमता रहता है कि मेरे बच्चे के पैर हो जाए, सही नहीं होते, उससे पूछो उसकी कीमत। किसी का एक हाथ नहीं है, उससे उसकी कीमत पूछो। तो कहने की बात, आप स्वयं में अनमोल हैं। कभी भी डिप्रेशन की स्थिति आने से पहले सोचिए कि आपके पास जो शरीर है उसकी कीमत ही नहीं है, और यहाँ से लेके चांद तक इंसान ही पहुंचे हैं। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जब एक रास्ता बंद होता है ना, तो ईश्वर की इतनी बड़ी दुनिया है कि वहाँ 1000 रास्ते खुलते हैं, बस आपको चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये सत्य है कि जो आया है उसको जाना है। तो भैया जब समय होकर चला जाएगा, भगवान जब घंटी बजाएंगे तो कोई नहीं रहता। इसलिए डिप्रेशन से बचना चाहिए और मेहनत करो। मेहनत बस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपनी एक लाइन में एक और है ना, ज्यादातर लोग एक्टर बनने आते हैं, कोई डायरेक्टर नहीं बनना। बहुत कम, जब बहुत प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्शन में गया या कैमरा में गया, किसी फील्ड में। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग के साथ साथ अपना फील्ड ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके बारे में आप क्या कहें? सर एक्टिंग का इसलिए ये होता है बिकॉज ना आज आप हैं, हम हैं, हम लोग भी लगभग 25 साल इंडस्ट्रीज को हो रहे हैं। 2001 से मैं हूँ और 24 साल मुझे हो गया इंडस्ट्रीज में। शायद जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वो जानते हैं, या जिनके साथ सोशल मीडिया पे जो जुड़े हैं वो जानते हैं, या मेरे शहर के लोग जो मेरे काम को जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन अगर इतना साल कोई एक एक्टर फिल्म को देगा या सीरियल को देगा, वो 10 साल पहले ही क्लिक होकर पूरे विश्व में छाया होता। कहने की बात यह है कि मैं कैमरे के पीछे वाला हूँ, कैमरे के आगे जो दिखता है वो दिखता है और उसको दुनिया सलाम करती है। इसलिए ज्यादातर लोग एक्टर बनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं अगर कैमरे के साथ, पैसा तो हर डिपार्टमेंट में है, पैसा हर डिपार्टमेंट में है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोग अपना जो एक चेहरा है, जो उसकी पहचान है, जो उसका नाम है, उसको चेहरे के साथ पहचान बनाना चाहते हैं। और उनको ये भी पता है कि एक्टर्स को अगर एक फिल्म हिट होती है, आज सर हम एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, अगर मेरी कोई बड़ी फिल्म हिट होगी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो उस फिल्म में आपको अगली फिल्म तो दिला देगी वो फिल्म, लेकिन आपका बजट वही सीमित रहेगा। लेकिन अगर एक एक्टर की एक फिल्म आती है और वो हिट हो जाती है, तो अगर वो 50 लाख ले रहा है तो अगली फिल्म में उसको 1 करोड़ होगा, और उसके बाद अगली फिल्म में उसका 2 करोड़ होगा। हम 25 साल में भी घर गाड़ी बंगला नहीं कर पाएंगे, उनका एक फिल्म में घर गाड़ी बंगला हो जाएगा, भले शुरुआत के 10 साल वो काम ना करे और हम पहले दिन से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से भी ये सब चीजें आकर्षित करती हैं उन्हें। और दूसरी बात, आज हम एज ए टेक्नीशियन हैं, जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जब फिल्म हम लोग कंप्लीट करते हैं शुरू से लास्ट तक, डायरेक्टर कैमरामैन के कंधे पर फिल्म होती है। जब फिल्म रिलीज होनी होती है तो उसके प्रमोशन में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, और बल्कि कई बार डायरेक्टर नहीं होते हैं, एक्टरों को ही यूनिवर्सिटियों में ले जाकर पूरे शहरों में घुमाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, उनके पीछे फैंस फॉलोइंग होती है। लेकिन उनको बनाने वाले मेकअप मैन से लगा के, हेयर ड्रेसर से लगा के जो पूरी टीम होती है, किसी को फिल्म कंप्लीट होने के बाद याद नहीं की जाती। ये विडंबना है, इंडस्ट्रीज का मैं हूँ, मैं आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। किसी प्रमोशन में आज तक कोई भी कैमरामैन दिखा हो मुझे बताइए, किसी फिल्म फेस्टिवल में किसी फिल्म का कैमरामैन गया हो वो बताइए। आप लोग दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, आपने सोनी भी देखी होगी, आपने कश्मीर फाइल भी देखी होगी, आपने पठान भी देखी होगी, आपने बाहुबली भी देखी होगी, और आपने अभी की लेटेस्ट फिल्में भी देखी होंगी। जिन फिल्मों के मैंने नाम लिए हैं, आप किसी एक फिल्म का कैमरामैन का नाम बता दीजिए। ये तो है विडंबना, सही बात। आपको ना शोले का कैमरामैन याद होगा, ना पठान का कैमरामैन याद होगा, ना मिशन कश्मीर का, ना केरला स्टोरी का। ये सब टॉप हिट फिल्में हैं, लेकिन हर एक्टर का चेहरा आपको याद है। और मुझे लगता है कि इसमें सबका योगदान बहुत बिल्कुल सर। और इसमें सबका योगदान इसलिए जरूरी है, इतना मतलब है, एक डायरेक्टर एक जब कहानी वो पटकथा पे बैठता है तो उसको विजन लिखना बहुत आसान है। एक राजा था, एक रानी थी, उसकी प्रजा थी, और राजा का किला ढहेगा, खत्म कहानी। लेकिन जैसी पहली लाइन पे काम करता है डायरेक्टर, तो एक राजा था, एक किला आया उसके सामने, एक उसका सिंहासन, उसके दरबान, उसके पूरा ड्रेस कॉस्ट्यूम, तो अब वो डायरेक्टर को चीज दिखानी, कैमरामैन उसकी आंख है, अब कितना अच्छा वो कैप्चर करके दिखाएगा, उतना अच्छा बिल्डअप होके बाहर निकलेगा। और जब राजा बाहर निकलेगा तो पब्लिक राजा को जानती है, हम लोगों को जानती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा, एक और है
कि एक एक्टर को निखारने में डायरेक्टर के साथ कैमरामैन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके लिए आप क्या दिमाग, जैसे आपको कभी कभी लगता है ना कि हम भी कहते हैं यार थोड़ा सा ये एक्टर थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा देखो ना थोड़ा ग्लोसी है, वो चाहिए, उसके लिए कैसे आप क्या सोच कर उसको डिजाइन करते हैं? सर फिल्म में क्या होता है, फिल्म में जब भी हम लोग स्टोरी लाइन पे बैठते हैं सारी फिल्मों पे तो फिल्म का लुक पहले ही हम फाइनल कर चुके होते हैं कि फिल्म का शुरू से लेकर एंड का लुक ये जाएगा, फिल्म की जो प्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे जाएगी। तो जब कैरेक्टर के लुक लुक पे आते हैं, एक्टर के लुक पे आते हैं, तो हम लोग एक्टर का लुक टेस्ट रखते हैं पहले। तो कई एक्टरों का होता है जैसे कि वो सामने से जैसा दिख रहा है, कई बार उसका ये प्रोफाइल अच्छा होता है, कई बार उसका ये प्रोफाइल अच्छा होता है। बहुत बोलते भी है सर मेरा क्लोज इधर से लगाओ इधर। हाँ, बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा हाइट रखना क्योंकि ना मेरा चिन सही नहीं दिख रहा है। तो ये सब लुक टेस्ट में शामिल किया जाता है कि हम एक्टर को कितने अच्छे से दिखा सकें और उसका चेहरा किन किन चीज़ों से अच्छा लगता है। फिर उसके चेहरे पे होता है कि फिल्टर होते हैं, कैमरे के फिल्टर्स होते हैं, जब उनके हम क्लोजअप्स वगैरह यूज करते हैं तो वो फिल्टर टेस्ट किए जाते हैं कि किस एक्टर्स के लिए किस फिल्टर पे हम एक ग्लॉसी लुक, अच्छा लुक दे सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद मेकअप का बड़ा योगदान होता है कि मेकअप किस तरीके का बंदा कर रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि एक एक्टर को निखारने में मेकअप का बड़ा अहम योगदान है। हमारी जो लाइटें होती होती है वो हाई पावर हैं, लाइटें होती हैं, उन लाइटों के साथ एक्टर का चेहरा बेकार ना दिखे, चेहरों पे कुछ अगर निशान होते हैं, कुछ को टिल, कुछ चकत्ते जो हमारे कैरेक्टर वाइज नहीं होना चाहिए, तो उनको ढका जाता है। और फिर बाकी की चीज़ें हम लोग कैमरा और लाइट्स के हिसाब से करते हैं कि लाइट्स से चेहरे को हम कितना ऊपर ला सकते हैं। कहने की बात, जैसे मैं बताऊं कि आपने ऐश्वर्या राय को बहुत फिल्मों में देखा होगा, बहुत फिल्मों में, लेकिन जोधा अकबर का उसका लुक देखिए आप, जोधा अकबर में जो पल्लू के साथ उसका जो लुक आया है वो अलग ही है। जो करण देवन साहब ने उनको लुक दिया, उसके डीओपी थे वो। लगान में है, ग्रेसी सिंह को आप बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, अलग है ग्लैमरस लुक में, लेकिन जो ये लगान आई थी, लगान में उसका लुक देखिए आप, एक साधारण जो ग्रामीण परिवेश के साथ उसका जो लुक आया है कैमरे पे, स्क्रीन पे। तो इसमें डायरेक्टर, कैमरामैन और ये का बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी भाषा को लेकर बहुत जागरूक हो, कुछ सुना सकते हैं आप? कुछ अगर कोई गीत या गाना, कुछ भी समथिंग। बुंदेली में सर बहुत सारी वो है गाने हैं, लोकगीत हैं। लोकगीत की एक परंपरा थी जो पहले कुछ कॉमेडी चलते थे हमारे यहाँ पे। एक देशराज पटेरिया जी थे, देशराज पटेरिया जी ने बहुत लोकगीत गाए हैं। तो गाने तो मैं बहुत छोटे बचपन में सुना करता था, तो कम है। अब कुछ लोग जो लोकगीतों को भगवत के साथ साथ प्रकट करने लगे हैं, उनके तो मैं खिलाफ ही रहा हूँ। आला उदल का है, वो चलता है हमारे यहाँ। महादेव जी के भी गाने चलते हैं बहुत सारे, तो गाने हैं। हालांकि मैं फील्ड से थोड़ा सा एक तो ये है, उस टाइम पे कैसेट चलती थी तो हमारे देशराज पटेरिया जी बहुत गाने गाते थे। तो उसमें एक गाना मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे उनका लोकगीत था, सैया जाओ बाजारे कैसेट लियाओ कन्हैया की, देश राज पटेरिया। तो ये वो एक लहजा था, वो भी बड़ा मिठास होता था। तो उस टाइम पे वो कन्हैया कैसेट बड़ा काम किया क्या करते बात है, क्या बात और वो फेमस है। देशराज पटेरिया जी बहुत लोकगीत के जनक हैं। बहुत बढ़िया हरीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप हमारे स्ट्रीट में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।